तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी कॉन्ट्रैक्ट 2 की, जो कि सेकंड सेमेस्टर का हमारा 4th पेपर है। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हमने आपके मेनली जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसके 9 क्वेश्चंस हमने आपको करा दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर लीजिए, आपको मिल जाएंगे और जल्दी से पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है, अब हम लेकर के आ गए हम यहाँ पे आपको 10वां क्वेश्चन, जो हमारे गैसिंग पेपर के ही अकॉर्डिंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों, एक्स शिप कॉन्टैक्ट्स किससे कहते हैं? एक्स शिप कॉन्टैक्ट खाली भी लिखा आ सकता है। एक्स शिप कॉन्टैक्ट को परिभाषित कीजिए, इस तरह से भी आ सकता है। एक्स शिप कॉन्टैक्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, कुछ भी इस तरह से लिख करके आ सकता है। आपको ध्यान रखना है एक्स शिप कॉन्टैक्ट। ठीक है, चलिए उत्तर है इसका। देखिए, एक एक्स शिप कॉन्टैक्ट के तहत विक्रेता को गंतव्य के बंदरगाह पर खरीदार को माल की डिलीवरी करनी होती है। ऐसे अनुबंध में माल की संपत्ति वास्तविक डिलीवरी तक पास नहीं होती। यात्रा के दौरान माल विक्रेता के जोखिम पर है, इसलिए विक्रेता को अपने हितों की रक्षा के लिए माल का बीमा कराना चाहिए। विक्रेता को माल ढुलाई का भुगतान करना है या अन्यथा जहाज के मालिक के ग्रहणाधिकार को छोड़ना है और खरीदार को डिलीवरी ऑर्डर देना है या जहाज के मालिक को डिलीवरी के लिए एक प्रभावी निर्देश देना है। ये सभी एक्स शिप कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। ठीक है, अब तुम्हारी भाषा में मैं इसको नॉर्मल उससे समझाता हूँ। देखिए, अभी आप क्या करते हो दोस्तों कि अब आप फ़ोन निकालते हो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है और तुरंत ऑनलाइन जाते हो। ठीक है, और ऑनलाइन जाकर फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो, कहीं से भी जाकर के कोई भी चीज़ प्रोडक्ट ऑर्डर कर देते हो। ठीक है, चलिए अब इसमें एक कंडीशन ये है कि वो प्रोडक्ट जब तक तुम्हारे पास में नहीं आ जाता, जब तक तुम उसको खोल करके नहीं देख लेते, तब तक वो तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं होता। ठीक है, मेन केस कंडीशन में अगर तुम्हारे पास में वो प्रोडक्ट आ गया, आकर के उसमें तुमने उसको यूज किया, उसमें कोई गड़बड़ भी हो रही है, तो तुम क्या करते हो, तुरंत एक रिटर्न का ऑप्शन होता है और उसको रिटर्न कर देते हो। ठीक है, तो अभी रिटर्न की जो पॉलिसी है वो ही हमारे एक्स शिप कॉन्टैक्ट्स की पॉलिसी है। मतलब कि जितनी भी, जैसे मीशो कंपनी, अमेजन है, ये सब है। ठीक है, वो कंपनी है बेचने वाली, तुम हो खरीदने वाले, लेकिन तुम्हारे बीच में ये जो और लोग होते हैं डिलीवरी करने वाले। ठीक है, डिलीवरी जो करते हैं, इन लोगों का पास में एक अनुबंध होता है, कॉन्टैक्ट होता है, उसी को बोलते हैं एक्स शिप कॉन्टैक्ट। उनका काम क्या होता है कि माल को वहां से लेकर आकर के और आपके जब तक हाथ में ना दे दें तब तक उस बीच में हर चीज की, उसके माल के टूटने फूटने हर चीज की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये जो बीच में डिलीवर करने वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं के पास में जो हक होते हैं, जो इनका सौदा होता है कि भी कंपनी कह देती है, अगर यहाँ से तुमने कोई माल भेज दिया तो उनके पास भेज देते, वो कंपनी को दे देते हैं। कंपनी कहती है कि वो माल उनका नहीं है, ठीक है, और चेंज कर दिया, भले ही उसको गड़बड़ तुम कर रहे हो, लेकिन जो ले जाने लाने वाले हैं ना, उनके बीच में क्या होता है, उनको उसका पे करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बोलते हैं एक्स शिप कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक एक्स शिप को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो व्यापार जो होते हैं बड़े लेवल पर, वो बंदरगाह मतलब कि जो पानी के रास्ते जहाज में होते हैं, तो अब पानी के रास्ते कंपनी ने तो वहां तक जहाज में माल को लोड करवा दिया, तो शिप में लोड करवा दिया, और एक्स क्या है, शिप को भेज दिया। भेजने के बाद में जहां पर वो माल डिलीवर होना है, वहां तक जाने तक का जी बीच में जितना भी कोई भी समस्या, कोई तो माल जो जा रहा है लोड होकर के, ठीक है, और लोड होने तक जा करके वहाँ जिसके पास भी वो जाना है उसके पास में अनलोड होने तक की प्रक्रिया में कोई भी अगर गड़बड़ होती है तो वो एक्स शिप कॉन्टैक्ट्स के अकॉर्डिंग जो कंपनी का, जो जिस कंपनी का वो माल जा रहा है वो उससे ले सकता है, और जिसका कॉन्टैक्ट जिसको जाना है वो उससे ले सकता है, लेगा उससे जो बीच में ले जाने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आ गए हम लेकर के आपके लिए एक और नया क्वेश्चन। ठीक है, हमारी कौन सीरीज चल रही थी कॉन्टैक्ट 2 की। कॉन्टैक्ट 2 का वेरी शॉर्ट का 8वां क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है दोस्तों, कंपनी एवं साझेदारी में क्या अंतर है? डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये क्वेश्चन शॉर्ट में भी आ सकता है, वेरी शॉर्ट में भी। ठीक है, चलिए तो कंपनी और साझेदारी में निम्नलिखित अंतर है। कौन से? सबसे पहले देखिए अर्थ के आधार पर। देखिए, कंपनी विधान निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे स्थायी अस्तित्व एवं उत्तराधिकार प्राप्त है, जिसका अपने सदस्यों से पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है।
उसी तरफ साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का संबंध है जो किसी व्यवसाय के लाभों को बांटने हेतु सहमत हुए हैं तथा उसका संचालन उन सभी के द्वारा अथवा उन सभी की ओर से उनमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है अधिनियम। देख, कंपनी पर कंपनी का अधिनियम 2013 लागू होता है, जबकि साझेदारी पर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। तीसरा, निर्माण के तौर पर देखिए, कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होता है और साझेदारी का निर्माण साझेदारों के बीच का एक संबंध होता है, अनुबंध होता है, संविदा होती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। चौथा, पंजीयन की अनिवार्यता। देखिए, कंपनी अधिनियम के अधीन, मतलब कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन पंजीयन समामेलन करवाना अनिवार्य है। कंपनी पंजीकृत होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रजिस्टर करवाना अनिवार्य है कंपनी का। साझेदारी अधिनियम में पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है, मतलब इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। इसका कंपनी अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अधीन भी पंजीयन तब तक अनिवार्य नहीं जब तक कि इसके सदस्य की संख्या केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई संख्या तक सीमित रहती है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि कंपनी और साझेदारी में अंतर क्या होता है। देखिए, कंपनी में एक मालिक होता है और उसके नीचे सभी नौकर होते हैं। ठीक है। लेकिन पार्टनरशिप में सभी मालिक होते हैं, सभी नौकर होते हैं। ठीक है, मेन पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है, लास्ट में जो उसमें बोला गया है कि भैया कि कम से कम जैसे होता है ना कि 20 लोगों की एक साझेदारी है, ठीक है, 10 लोगों की साझेदारी है, 4 लोगों की साझेदारी है, तो इतनी बड़ी ज्यादा लोगों की साझेदारी नहीं होती, उसको कंपनी बना दिया जाता है। ठीक है। 1 या 2 या 3 4 लोगों की साझेदारी हो सकती है, लेकिन ज्यादा लोग अगर किसी चीज में साझेदार हो जाएंगे तो उसको फर्म या हम कंपनी कह देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक हम चाहेंगे आपसे विदा। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही थी कॉन्टैक्ट 2 की, जो कि सेकेंड सेमेस्टर का 4th पेपर है। ठीक है दोस्तों, उसका हम तीसरा वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है दोस्तों, एक द्विपक्षीय अनुबंध क्या है, या फिर द्विपक्षीय संविदा क्या है। ठीक है दोस्तों, द्विपक्षीय अनुबंध या द्विपक्षीय संविदा एक ही बात है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस नाम से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, एक द्विपक्षीय अनुबंध दो पक्षों के बीच एक समझौता होता है जिसमें प्रत्येक पक्ष सौदेबाजी के अपने पक्ष को पूरा करने के लिए सहमत होता है। आमतौर पर द्विपक्षीय अनुबंधों में प्रस्तावक और प्रस्तावकर्ता से समान दायित्व या विचार शामिल होता है। हालांकि यह हमेशा मामला नहीं होना चाहिए। अधिक जटिल स्थितियों में, जैसे कि बहुराष्ट्रीय व्यापार वार्ता, एक द्विपक्षीय अनुबंध तथा कथित साइड डील हो सकती है, अर्थात दोनों पक्ष सामान्य वार्ताओं में शामिल हैं लेकिन केवल उनके साझा हितों के लिए प्रासंगिक एक अलग अनुबंध की आवश्यकता भी देख सकते हैं। एक द्विपक्षीय अनुबंध सबसे आम प्रकार का बाध्यकारी समझौता है जिसे अनुबंध के दोनों पक्षों द्वारा बकाया, रियायतें या दायित्व शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई भी बिक्री, समझौता, पट्टा, रोजगार, अनुबंधित द्विपक्ष अनुबंध के समान ही उदाहरण है। मतलब कोई भी अगर समझौता होता है किसी बात को लेकर के, पट्टा होता है या फिर रोजगार के लिए कोई अनुबंध है, तो वो क्या है, सामान्य तौर से हम उसको द्विपक्षीय अनुबंध ही कह सकते हैं। ठीक है। एक तरफा समझौते, इसके विपरीत एक दायित्व के लिए केवल एक पक्ष की आवश्यकता होती है। जैसे एक द्विपक्षीय अनुबंध कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए एक द्विपक्षीय अनुबंध काम कैसे करता है। देखिए, द्विपक्षीय अनुबंध बाध्यकारी समझौते का सबसे आम प्रकार है। प्रत्येक पार्टी अपने स्वयं के वादे के लिए एक बाध्यता, एक व्यक्ति दूसरे के लिए बाध्य है, और दूसरी पार्टी के वादे पर एक उपकृत, एक व्यक्ति जिनके लिए कोई बाध्य या बाध्य है, दोनों है, एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जाते हैं ताकि समझौता स्पष्ट और कानूनी रूप से हो सके। कोई भी बिक्री समझौता द्विपक्षीय अनुबंध का एक ही उदाहरण है। ठीक है। एक कार खरीदार विक्रेता को कार के शीर्षक के बदले में एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए सहमत हो सकता है। विक्रेता निर्दिष्ट बिक्री राशि के बदले कार शीर्षक को देने के लिए सहमत होता है। यदि कोई भी पक्ष सौदेबाजी के एक छोर को पूरा करता है और दूसरा विफल रहता है तो यह अनुबंध का उल्लंघन होता है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि कोई भी ऐसा अनुबंध, मतलब कि आप जमीन खरीद रहे हैं, ठीक है, जमीन खरीदते हैं तो जमीन से खरीदने से पहले, ठीक है, तो जब जमीन खरीदते हैं उससे पहले एक रजिस्ट्रेशन होता है।
ठीक है, रजिस्ट्रार के वहाँ पे जाते हैं दोनों पक्ष और वहाँ पर एक अनुबंध करते हैं। खरीदने वाला कहता है कि मैं आपकी ज़मीन को खरीद रहा हूँ, ठीक है, तो उससे पहले एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो आमतौर पर हो जाता है, वो तब होता है जब जैसे कि ज़मीन हमको आप खरीदनी है और उसका जो पट्टा बैनामा है वो 1 साल बाद या 6 महीने बाद में करेंगे, ठीक है, तो उस समय पर एक अनुबंध होता है। उस अनुबंध में ये होता है कि जो भी ज़मीन बेचने वाला है वो कहता है भैया मेरी ज़मीन आज से ये तेरी ही है और इतने लाख रुपए में मैं ये ज़मीन को तुम्हें दे दूंगा और उस दिन तक तुम उस समय तक उस तारीख पर मैं आपका इससे क्या कर दूंगा, इसका बैनामा कर लूँगा, ठीक है। अब खरीदने वाला वो कहता है कि तुम्हारी ज़मीन आज से मेरी है, लो इसके बदले मैं कुछ बयाना देता हूँ, ठीक है, गारंटी के तौर पर बयाना जिसको बोलते हैं, वो कुछ रकम दे देता है 10% या 20% जितनी भी ज़मीन है, और उस समय पर बयाना जो देते हैं उसी समय पर वो रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। और जब इनकी ये अनुबंध हो जाता है कि भाई उस समय में फलानी तारीख में आपको तो आपके बाकी पैसे दे दूंगा, मुझे अपनी ज़मीन लिखवा देना, और दूसरा पक्ष कहेगा ठीक है सर उतने पैसे दे देना, मैं आपकी ज़मीन आपके नाम अपनी को लिख दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया द्विपक्षीय अनुबंध। इस तरह से कोई भी ऐसा अनुबंध, मतलब आमतौर पर जितने भी अनुबंध होते हैं, जितने भी क्रिया विक्रय होते हैं, सब एक इसी तरह के अनुबंध होते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों एग्जाम हमारे चल रहे हैं, ठीक है, और सभी का फीडबैक अच्छा आ रहा है, सभी के एग्जाम अच्छे जा रहे हैं, हमारे जो गेसिंग पेपर्स हैं, ठीक है, वो भी अच्छा रिजल्ट लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, मैं मानता हूँ कि 70 से 80-90% के बीच में हमारे गेसिंग पेपर क्रैश कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये आप सभी का प्यार ही है जो हमारी मेहनत रंग लेकर के आ रही है, ठीक है। आपको इस रंगत को और बढ़ाना है, अच्छे से पढ़ाई करके और अच्छे मार्क्स लेकर के आना है, ठीक है। चलिए, तो हमारी सीरीज चल रही थी कॉन्टैक्ट 2 की, तो उसका वेरी शॉर्ट का दूसरा क्वेश्चन लेकर के हम आ गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, एक आवश्यकता की एजेंसी, मतलब कि एजेंसी ऑफ नेसेसिटी का सिद्धांत क्या है, या फिर एक आवश्यकता की एजेंसी को डिफाइन कीजिए, परिभाषित कीजिए, ठीक है, या फिर नीड ऑफ एजेंसी, इस तरह से भी हो सकता है क्वेश्चन, ठीक है, एजेंसी ऑफ नीड, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। देखिए, एक आवश्यकता की एजेंसी तब उत्पन्न होती है जब एक व्यक्ति ए को एक आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है जिसमें किसी अन्य बी की संपत्ति आसन खतरे में होती है और ए के लिए कार्य करने के लिए संपत्ति को संरक्षित करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है और बी की ओर से इस मामले में ए बी की आवश्यकता के एजेंट के रूप में कार्य करता है, ठीक है। देखिए, आपातकालीन स्थितियां अक्सर अदालतों की नज़रों में आवश्यकता से एजेंसी की ओर ले जाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बीमार है और एक महत्वपूर्ण निवेश या सेवानिवृत्त निर्णय लेने में असमर्थ है, तो आवश्यकता की एजेंसी एक वकील, माता पिता या पति या पत्नी को अक्षम पक्ष की ओर से निर्णय लेने की अनुमति देती है, ठीक है दोस्तों। मतलब कि कोई एक एजेंसी है, कोई फर्म है, ठीक है, उसका कोई मालिक है और उसकी मीटिंग है बहुत अर्जेंट, लेकिन उस मीटिंग में वो कैपेबल नहीं है वहाँ पहुँच सके, वो बीमार है, कुछ भी है, कैसी भी कंडीशन है, तो उसकी जगह पर एक और एजेंट बना दिया जाता है, एक और एजेंसी के नाम से उसको बना दिया जाता है। इसी को बोलते हैं एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, मतलब आवश्यकता की एजेंसी। उसकी जगह पर वो किसी और को वो अपना जिम्मा ले लेता है, उसका पिता हो, माता हो, भाई हो, ठीक है, पत्नी हो, कोई भी उसकी जगह पर जाकर के वो फैसले ले लेता है। इसी को बोलते हैं एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, ठीक है। बहुत ही छोटा सा पॉइंट है लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि 4 नंबर दे करके जाएगा इतना सा पॉइंट, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही थी वो चल रही थी कॉन्टैक्ट 2 की, जो कि सेकंड सेमेस्टर का हमारा 4th पेपर है, ठीक है दोस्तों। तो उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का हम लेकर के आ गए हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज अनपेड सेलर, अवैतनिक विक्रेता कौन है, ठीक है दोस्तों। चलिए, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है, जल्दी से एक्सप्लेन करते हैं हम, जल्दी से सुन लीजिए। देखिए, अवैतनिक विक्रेता कौन है, अनपेड सेलर कौन है, ठीक है दोस्तों। चलिए, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा होगा, अनपेड सेलर मतलब कि एक ऐसा सेलर जिसने कुछ भी पेड नहीं किया है, ठीक है, इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए, अवैतनिक विक्रेता मतलब अनपेड सेलर वह सेलर है जिसे पूरी कीमत का भुगतान नहीं किया है, जिसने पूरी कीमत का भुगतान नहीं किया है, सशर्त है भुगतान
विनिमय बिल, वचन पत्र, चेक विक्रेता द्वारा प्राप्त कर लिया गया हो। इट मीन्स कि किसी से अगर कोई माल खरीदा हो, ठीक है, और उसका उसने बिल पैसे में नहीं दिया बल्कि उसकी जगह पर कोई बिल, कोई वचन पत्र या कोई चेक लगा दिया हो, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अनपेड सेलर। लेकिन अनादरित हो जाता है जब तक कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, चेक विक्रेता के पास होता है, तब तक वह केवल विक्रेता कहलाता है। लेकिन जब कोई लिखित अनादृत हो जाता है तो उसके बाद विक्रेता को अवैतनिक विक्रेता कहा जाता है। इट मीन्स कि जैसे कोई चीज़ है, ठीक है, और उसने किसी चीज़ को बेच दिया, ठीक है, जैसे कि मैं हूं, ठीक है, मेरे पास ये फ़ोन है, मैंने आपको इस फ़ोन को बेच दिया, ठीक है, और आपने इस फ़ोन के बदले में जो भी मैंने आपसे कहा कि भाई ये फ़ोन मेरा है, वो 20,000 रुपये में आप खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपने वो 20,000 रुपये मुझे नहीं दिए, फ़ोन मैंने आपको दे दिया, आपने वो चेक मुझे दे दिया कि ये लीजिए हमारा मेरे अकाउंट का चेक, और इसको 20,000 रुपये भर करके आपने मुझे दे दिया, ठीक है, तो वो चेक आपने मुझे दे दिया, ठीक है, लेकिन वो चेक को मैंने अभी नहीं भुनाया है, कैश नहीं किया है, और मैंने आपको दे दिया, तो आपने कहा कि 2 दिन बाद में आप इसको कैश करा लेना, ठीक है, तो 2 दिन तक मैं अनपेड सेलर रहूंगा, ठीक है, मतलब कि जो चीज़ मैंने आपको बेची है उसके बाद उसके बदले मुझे कोई भी भुगतान नहीं मिला है, ठीक है। तो ये जो है ये तो है किताब की लैंग्वेज दोस्तों। अभी जो मैंने आपको समझाया है इस तरह से भी आप अपने शब्दों को समझ करके और उसको बना करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कंडीशन क्या होती है कि जब आपने 2 दिन मुझे कहा कि 2 दिन में चेक आपको मिल जाएगा, ठीक है, और इसके यानी कि चेक तो आपको मिल गया है, 2 दिन में आप इसको बैंक से जाके कैश करा लीजिए, मैंने आपको फ़ोन दे दिया, आप अपने घर, मैं अपने घर। 2 दिन बाद मैं बैंक पे जाता हूँ, बैंक में जाकर के मैं चेक को देता हूँ कि लिए लीजिए सर चेक मेरा, ठीक है, और ये मुझे भुगत कैश कर दीजिए। अब क्या करता है कि जो बैंक वाला है उस पर 2 रेखा कर देता है कि ये लीजिए, और वो मैंने कि सर क्या हुआ कि सर ये चेक जो है बाउंस कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि जिस अकाउंट से आप ये पैसे निकालने चाहते हैं उसमें इतने पैसे एक्चुअली है ही नहीं। अब मैं हो जाऊंगा पूरी तरह से अनपेड सेलर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है अवैतनिक विक्रेता की विशेषता। देखिए, विक्रेता को माल को नगद उधार पर बेचना चाहिए और भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। नगद लेने में भुगतान तुरंत देय हो जाता है। देखिए, अगर जैसे अभी कोई भी माल अगर बेच रहा है तो वो उधार बेचा जाता है, ठीक है, तो वो अनपेड सेलर होगा। अगर नगद माल का बदले में उसने पे कर दिया तो वो नगद में आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उधार वाला जो होता है उसी को अनपेड सेलर बोल। दूसरा है विक्रेता को या तो पूर्ण रूप से पार्टी द्वारा भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, मतलब कि पूर्ण रूप से पार्टी द्वारा भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। वो कहते हैं उधारी पे जो माल ले लेते हैं, उधार ले लिया, ठीक है वो। दूसरा, निर्धारित अवधि समाप्त हो गई और विक्रेता को कीमत का भुगतान नहीं किया गया है। उधार ले लिया, उसके बाद से कहा गया था 10 दिन बाद में हम आपके पैसे दे देंगे, लेकिन 10 दिन हो गए और उसके बाद में पैसे नहीं मिले हैं, ठीक है, तब वो हो जाएगा अनपेड सेलर। उसके बाद में विक्रेता को भुगतान स्वीकार करने से इनकार कर देना, या फिर 2 दिन का टाइम लिया था, अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहला वाला, ठीक है, मैं अनपेड सेलर तब हूँगा जब वो चेक बाउंस हो जाएगा, ठीक है, हालांकि मेरे पास में चेक है तब तक मैं नहीं हूँ, चेक बाउंस होते ही अनपेड सेलर होगा। अब मैं तुम्हारे पास फ़ोन करूँगा, भैया वो पैसे तो यार उसमें बाउंस हो गए, वो कह ले चल हमारे पास में नहीं, हम नहीं दे रहे, तो अब मैं अभी भी क्या हूँ, ये कंडीशन होती है कि आपने मना कर दिया, इनकार कर दिया पेमेंट देने से, तो मैं अनपेड सेलर हूँ। उसके बाद है जहां मूल्य पराक्रमण, लिखित विनिमय का बिल, वचन पत्र, चेक के माध्यम से भुगतान किया गया है और उसी को अस्वीकार कर दिया गया है, ठीक है, मतलब किसी भी रूप से अगर आपने माल को दिया है और वो अस्वीकार कर दिया गया है, ठीक है, मतलब पैसे उसको नहीं मिले, तो ये भी अनपेड सेलर में आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ए अपनी बाइक बी को रुपए में बेचता है 60,000 और कीमत के लिए एक चेक प्राप्त करता है। इस समय तक विक्रेता को विक्रेता ही कहा जाएगा। जब तक चेक उसको दे दिया, उसने बाइक ले ली, तो विक्रेता ही है। लेकिन जब बाद में बी बैंक के खाते से अपर्याप्त धनराशि के कारण चेक अस्वीकृत हो गया, मतलब बाउंस हो गया, तब ए एक अवैतनिक विक्रेता बन जाएगा, ठीक है, मतलब चेक अगर बाउंस हो गया उसके कहे अनुसार तो वो अवैतनिक मतलब अनपेड सेलर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आपको करना है इंतजार नेक्स्ट वीडियो को कर लीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।